हेलो क्लास 10 वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ये सब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मेटल वो चीज़ होती है जो हार्ड होती है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, नॉन मेटल नहीं करता। नॉन मेटल में चेयर आ जाती है, मेटल के अंदर आयरन आ जाता है। पर अब हम समझते हैं इसको थोड़ा डीप में क्लास 10 के हिसाब से। तो फिर हम एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। एलिमेंट जो डिवाइड होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। किसी में डिवाइड होते हैं 3 हिस्सों में। पहला होता है नॉन मेटल, वो मेटल। सेकंड इज़ नॉन मेटल, देन थर्ड इज़ मेटलॉइड। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल के बारे में बस। ठीक है, ये रही आपके सामने पीरियोडिक टेबल। लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। पहले मेटल्स के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। तो मेटल क्या ओहो, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। चलो, मेटल क्या होता है भाई? मेटल ये वो सख्त लौंडा होता है ये वो सख्त लौंडा होता है जो कहीं पिघलता नहीं है ना। ये एक तरह से सख्त लौंडा होता है, ठीक है। ये एकदम सॉलिड फॉर्म पे रहता है, पिघलता नहीं है कहीं भी, इसमें रहता है सॉलिड फॉर्म पे। पर कुछ लौंडे ऐसे भी होते हैं भाई, इनमें एक्सेप्शन, जो पिघल जाते हैं, जिसका नाम है मर्क्यूरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, ये डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल होते हैं। मतलब कि इन सख्त लौंडों को पीट पीट के पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि पतली पतली शीट्स बना सकते हैं इसकी, और मैलिएबल मतलब पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सोनोरस और लस्ट्रस होते हैं। मतलब कि जब इनको मारोगे ना तो टन जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, लस्ट्रस मतलब शाइनी, एकदम से जिम बॉय दिखते हैं ना, एकदम शाइनी टाइप, उस टाइप के होते हैं। ठीक है, जनरली इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बताया मैंने, ये जल्दी पिघलते नहीं है ना। बट कुछ का लो पॉइंट भी होता है, लाइक गैलियम हो गया है ना, ये सब क्या होता है, लो पॉइंट होते हैं। ये मतलब होते हैं कुछ लोग जो जल्दी पिघल जाते हैं, गर्ल्स के आंसू के ऊपर। ठीक है, जनरली ये क्या करते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। ये कहते हैं गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लेड एंड मर्क्यूरी। कुछ होते हैं ना जिनमें पसीना भाग, वो पसीना बहा के आएंगे एकदम गर्मी में बॉयज़, है ना, वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, तो कि ठंडों में आराम से कंबल के अंदर लेटे हुए हैं भैया, उन्हें बॉडी भी चाहिए, लेटे हुए भी हैं, वो क्या है, एक्सेप्शन है, वो लेड और मर्क्यूरी का। ठीक है, अब आते हैं इनकी ना हाई डेंसिटी होती है, बट फिर से एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं मेटल ऑक्साइड। ये ना बेसिक होती हैं एटमॉस्फेरिक नेचर में। ठीक है, और मैनी मेटल्स डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज HCl गैस। बहुत सारे एक्सेप्शन इसमें भी है, पर दिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो कि डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड क्या होती है, आयोनिक इन नेचर होती है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल को। ये भैया एकदम से हमारी खूबसूरत सी लड़कियां हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी लड़कियां। ठीक है लड़के लड़के की बात करें ऐसे समझो तो। ठीक है, ये क्या कहते हैं ना, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ लड़कियां होती है ना जो एकदम सख्त भी होती हैं, कि भाग रहे, गाली दे के बात करती हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कहते हैं 20-20 की होती हैं, लिक्विड, थोड़ी सख्त थोड़ी नर्म, है ना। और कुछ लड़के तो बिल्कुल ही बहुत ही उदास, स्वीट, भोली भाली होती है ना, उस तरीके से। ठीक है, ये ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही मिलेबल। ठीक है, ना ही सोनोरस होते हैं ना ही लस्ट्रस। एक्सेप्शन इसमें भी है, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत ही अच्छी मतलब मानती हैं अपने आप को। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, आयोडाइड हो गया। ठीक है, ये सब होते हैं। इनका क्या होता है ना, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड वो लड़के जो पिघलती नहीं किसी के सामने भी। कुछ लड़कियाँ जो होती हैं ना, डांट देते रोने लग जाती हैं, उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर, बहुत ही पुअर कंडक्टर होती हैं। ठीक है, पर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इनका बहुत ही लो डेंसिटी होती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड होती है ना, जनरली एसिडिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, कुछ ही ऑक्साइड होते हैं जो नेचुरल ऑक्साइड होती हैं, बाकी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती हैं। नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड।
मेटल क्या था, डाइल्यूट हाइड्रोजन एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकता था। डाइल्यूट हाइड्रोजन एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता था, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकता था, पर इसमें ऐसा नहीं हो सकता। नॉन मेटल के अंदर ये पावर नहीं है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट क्या होता है ये तुम क्लास में ही पढ़ोगे, 10th में ही पढ़ोगे, पर अगला चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ोगे, ठीक है। ये देखो लो, ये है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज, इसे अच्छे से रट लेना तुम। करीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी गाड़ी। ये मैंने बहुत सुना है निमोनिक्स, इसका याद करने का, ठीक है। सबसे ऊपर जो आते हैं वो होते हैं मोर रिएक्टिव, और नीचे आते हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन के बाद के, और इसलिए हाइड्रोजन को हमने ब्रैकेट के अंदर कैद कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, किसकी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। मेटल जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मान लो मैंने लिया Cu, ये क्या हो गया, मैंने लिया Cu प्लस O2, ये क्या मैं देगा CuO, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, हो गई है बैलेंस। आपको बैलेंस इक्वेशन लिख के आनी है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। एक और ले तो हम ले लेते हैं Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब इसे बैलेंस करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे 4 से करना पड़ जाएगा ना, इसे 2 कम तो 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसे 3 से कर देते हैं, है ना, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आ गया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल क्या जब भी एयर के साथ या फिर बोले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या देखिए समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स। ये वो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो रिएक्ट करती हैं एसिड और बेस दोनों के साथ, और प्रोडक्ट निकालती हैं सॉल्ट एंड वाटर। इसके अंदर क्या आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। एसिड और बेस ने रिएक्ट करा और सॉल्ट एंड पानी वो वाटर बना दिया, तो क्या हो गया, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद हॉट वाटर, रिएक्शन विद स्टीम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर हॉट वाटर जो भी है, तो बनाना हमने बॉक्स। लेट स्टार्टेड। react with H2O, वाटर को मैंने H2 रुक दिया, और यहाँ पे किसकी बात होगी, हमेशा मेटल की बात होगी, याद रखना भी। अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं हमेशा ही, मेटल्स। ओहो, ठीक है, चलो लिखते हैं। अब जब भी मेटल जो होता है, मान लो मेटल जो है हमारा, कहाँ गया, मेटल है, मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया, इसके अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं ना, पहले उन 3 टाइप्स के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। पहले लिखिए जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, कोल्ड H2O, तो लेट रिएक्ट कराते हैं कोल्ड वाटर के साथ। हमने लिया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम को जब हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ H2O के साथ हैं, तो क्या आएगा, पोटेशियम के साथ ऑक्साइड आ जाएगी, और हाइड्रोजन गैस को क्या ला देंगे, इवेल्युएट करा देंगे,
ठीक है। और जब भी ये देख रहे हो इसमें क्या हुआ समझ में आया, हमने पोटेशियम को रिएक्ट करवाया, मतलब सोडियम को रिएक्ट करवाया पोटेशियम के साथ। ओहो क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं बोल रहा था, याद आ गया मुझे। पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हाई रिएक्टिव होते हैं ना। एंड सोडियम, हाँ तो अब ध्यान से सुनो, अगर हमने सोडियम को रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगी और H2O गैस रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कि अगर हमने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हॉट वाटर के साथ अगर हमने रिएक्ट कराया तो हॉट वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। तो लेते हैं, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। Mg को हमने जब रिएक्ट कराया H2O के साथ तो हमें मिलेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। नेक्स्ट यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची, लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टीम के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे विद स्टीम, तो मैंने अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराया, मान लो एल्यूमिनियम को react with H2O, then he is give aluminium oxide and hydrogen। बैलेंस अपने आप कर लेना, ठीक है, जिन्हें मैंने बैलेंस नहीं कराए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना आपको क्या कहते हैं मैंने यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, लिखा लिखाया। ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है मैंने, लिखा लिखाया। अब आते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, आ जाते हैं मेरे को। जब भी हम कोई भी मेटल लेते हैं, एक मिनट रुको जरा, हमने कोई मेटल लिया उसको रिएक्ट करा दिया डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या आएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आएगी, याद रखना, वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस वैल्यूएट होगी, निकल जाएगी। तो मान लो हमने लगा मैग्नीशियम लिया उसको रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो क्या आएगा MgCl2 और H2O गैस रिलीज़ हो जाएगी। ऐसे हमने क्या कहते हैं जिंक लिया, एल्यूमिनियम लिया, जब कोई रिएक्ट कराया तो यही सब होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये याद रखेंगे सब, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन कोई MCQ में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि इनमें से कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो याद रखेंगे सभी। आते हैं विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मान लो हमने मैग्नीशियम को लिया और उसको रिएक्ट करवाया HNO3 के साथ, क्या बनेगा, मैग्नीशियम NO3 होल ट्वाइस और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और मेटल जो होता है, मतलब क्या कहते हैं वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब आते हैं एक्वारीजा। एक्वारीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। चलो बॉक्स बना लेते हैं, एक मिनट रुको ज़रा। ये तो कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं एक्वारीजा, ठीक है, एक्वारीजा लिख लेते हैं पहले, है ना, एक्वा जिसको हम बोलते हैं इन लैटिन, इसी में पे बच गया क्या, लैटिन में हम इसको बोलते हैं रुक जाओ ज़रा, लैटिन में हम इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। अब इसकी साइड टिप्पणी लिख देते हैं पिंक कलर से, ठीक है।
ये क्या होता है ना, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिक्विड होता है, फिर बोले तो एक तरह का क्या कहते हैं, मिक्सचर होता है। फ्रेशली लिख दूँ पर फ्रेशली आपको लिख के आना कि एक तरह से ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। किसका, ये याद रखिए किसका होता है, नाइट्रिक एसिड का। इन द रेशियो, इसका रेशियो पूछा जाता है कई बार एमसीक्यू में, तो आप रेशियो भी याद रखेंगे, 3:1। इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड, अगर ये गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है, खुद दिमाग लगाओ, गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है तो क्या होगा, एक तरह का हार्मफुल होगा, है ना, क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो ये बहुत हाईली क्रोजिव होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हाईली क्रोजिव होता है, हाईली corrosive in nature, in nature, in nature, ठीक है, क्योंकि गोल्ड प्लेटिनियम को भी डिज़ोल्व कर सकता है। इतनी टिप्पणी समझ में आ गई, इतना बता दो, इतनी टिप्पणी समझ में आ गई, यहाँ पे लिख दो। तो बस यही टिप्पणी आपको याद करनी है, ठीक है, इसी टिप्पणी को आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आ जाना है, एज इट इज छाप के आ जाना है आपको इस टिप्पणी को भी। एक मिनट रुको जरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एनीवन वांट स्क्रीनशॉट तो वो ले सकता है, ठीक है। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर, वैसे तो पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरे के ऊपर बॉक्स बना देता हूँ मैं, इतनी सी तो चीज़ आपको याद करनी है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये समझा देता हूँ आयोनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत। पहले हम समझ लेते हैं आयोनिक कंपाउंड होते क्या हैं। जब गेन और लूज या फिर बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, तो क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो दे रखा है एग्जाम्पल, जिसका नाम है MgCl। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा और ये आपको अच्छे से समझ भी लेना है, इससे मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपके में भी आ जाए। फॉर्मेशन MgCl आयनिक कंपाउंड, मैं बस कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे MCQ में आए, मेरे में तो बनाने के लिए आया था, आपके में देख लेना। MgCl2 आयोनिक कंपाउंड, डॉट लगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, हमने Mg लिया, Mg की वैलेंसी कितनी थी, Mg की वैलेंसी थी, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 282, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन थे किसी को देने के लिए, ठीक है। तो इसने ये क्या करेगा, और हमें जो हमारा Cl था, जो हमारा Cl था 1 2 3 4 5 6 7, उसको ना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि वो अपना पूरा का पूरा 6 का क्या कर सकता है, बैलेंस सेल को बैलेंस कर सके, ठीक है। मतलब कि
एक मिनट रुको ज़रा, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये एटम है, एटम के आसपास ये रिंग्स हैं, हम इसमें लिख दो एटम। मान लो यहाँ पे 1 2, पहली शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, और मान लो दूसरे शेल में 1 2 3 है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 8 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, ठीक है। पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना। जैसे कि यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं मैग्नीशियम के। अगर ये किसी को देना चाहेगा, किसी को भी देना चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो वो एक क्या करेगा, गेन करेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो आसान है नहीं। इससे सही क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो हमारा जो Cl था उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, क्योंकि इसको अपना मतलब पूरा करना था ना, 8 बनाने थे पूरे, पर इसके पास कहते थे 7 थे इसके पास। तो इसने क्या करा, एक किससे उधार ले लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने कहा एक बचेगा, उसका क्या करूँगा, तो अपने दूसरे जुड़वा भाई को भी बुला ला। मैग्नीशियम ने कहा अपने जुड़वा भाई को बुला ला, तो Cl अपने जैसे एक और Cl ले आया, 3 4 5 6 7। तो Cl अपने एक जुड़वा Cl को भी ले आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब क्या, अब कुछ नहीं हुआ। अब क्या करा इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इन दोनों, इसका इन सब का कंप्लीट हो गया सेल, वैलेंस सेल। तो अब क्या हो गया, अब बन गया, एक मिनट रुको ज़रा, ये लेते हैं। अब बन गया इनका Mg2 पॉजिटिव। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिविटी है, जब तुम नेगेटिविटी को लूज़ करते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया मैग्नीशियम ने, और क्या बन गया, Cl बना लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं Cl2, ऐसे लिखते हैं हम, क्या फॉर्मूला, MgCl2। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आ गया सबको समझ में। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, कहाँ गया, ये लो। अब हम फिजिकल नेचर पढ़ लेते हैं। फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर किसका पढ़ेंगे, आयोनिक कंपाउंड का। ये क्या होते हैं, यूजुअली ना ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए भी जाते हैं। और पर कुछ होते हैं जो कि हार्ड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, मतलब हार्ड फॉर्म में तो पाए ही जाते हैं। हार्ड इसलिए पाए जाते हैं सॉलिड में, सॉरी हार्ड इसलिए पाए जाते हैं, है ना। क्यों पाए जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन आ गया तो आप लिखोगे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है इनके बीच का, सॉरी, क्यों होता है ऐसा, क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स लिख सकते हो आप। और कौन सा फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम भी लिख लेना, जिसका नाम होता है, जिसको हम क्लास 9 में पढ़ कर आए हैं, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स पढ़ के आए थे ना। ये वही फोर्स होता है, पर इसमें क्या होता है, इसमें बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। अब हो गया सब बोरिंग बोरिंग बोरिंग, नहीं भाई पता है मुझे केमिस्ट्री बोरिंग है, ठीक है।
अब कुछ और बातों के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, अब हम आयनिक कंपाउंड के ऊपर आ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो कि होता है ना, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अभी हमने समझा और समझ लो। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, मतलब कि जल्दी मेल्ट, मतलब बहुत, समझ जाओ, बहुत लेट मेल्ट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या होते हैं ना, सॉल्युबिलिटी। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जो कि होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जब इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल। really soluble in water, in H2O लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, आप ये भी लिख के आ सकते हो। और नेक्स्ट आते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन सॉलिड स्टेट। याद रखना, ये लिक्विड में भी होता है, पर इन सॉलिड स्टेट। कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, जो लिक्विड में भी होते हैं आयनिक कंपाउंड, पर इट्स सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। कुछ एक्सेप्शन भरे पड़े हैं केमिस्ट्री में, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्शन की ऐसी कम तैसी। ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही हैं, साथ में मॉल्टन स्टेट में भी करते हैं। ठीक है, मॉल्टन स्टेट, एंड ये लिक्विड स्टेट में भी करते हैं, अगर इन्हें लिक्विड के अंदर मिला दिया जाए तो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। दिस, और ये हमारा, इसके अंदर पूरा वाटर भरा पड़ा है, भर देते हैं, वाटर भर दें। अभी रुको, ये देखो, मैं पहले से पूरा भर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। अब डोंट भी देखिए, पानी बाहर जा रहा है कोई ऐसा नहीं कहेगा कि पानी बाहर जा रहा है यार, इसने तो इसको बिल्कुल बता दिया। थोड़ा सा देखोगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये लिया मैंने। हाँ यार, मेरा भरा नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं समझ जाओ यार, H2O है मेरे अंदर। बैक के ऊपर टैलेंट नहीं है ना कुछ भी। H2O। तो जब भी हम इसको आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर क्या कहते हैं, मिला देते हैं ना, वो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर मिला देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा आयनिक कंपाउंड किस कलर के, ब्लू कलर के रखते हैं ना, वो ऐसे से फैल जाते हैं और हरदम हिलते रहते हैं। हमने पढ़ा है कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में, जो मूव करते रहते हैं ना। हमने पढ़ा है ना क्लास 9 में कि पहले मूव करते रहते थे, मूव करते रहते हैं 24 आवर्स, 24/7। 24 आवर्स क्यों ही बोलूँ मैं, कितने बनाऊँ बताओ, कितने ठीक है ना। तो मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी ले ली येलो कलर की। अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आई, यहाँ से ये कंडक्ट करेगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इनके मूविंग के थ्रू ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बाहर तक पास हो जाएगी। ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझा दी हैं। ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखी है, देखो, है ना। अब आते हैं यहाँ आपके ऊपर। ठीक है, अब आते हैं कि मेटल जो होता है ना अर्थ के अंदर ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वो पाए जाते हैं ना अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्या होता है मेटल पाया जाता है, वो पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर। ठीक है, अब हमें इससे दो कोर्स आते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स। दो कॉन्सेप्ट आते हैं मिनरल्स एंड ओर्स का।
जो एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्यूपाई होता है नेचुरली बनाए हुआ नहीं, नेचुरली या फिर है ना नेचुरली अर्थ की क्रस्ट, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मिनरल। ठीक है। और जो क्या होते हैं जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है। मिनरल्स जो कि बहुत ही हाई परसेंटेज के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल जो पाया जाता है किसी लार्ज स्केल पे, उसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है। लाइक ये सारी ओर्स के नाम है, एल्यूमिनियम ओर भी बोल देते हैं ना, कभी कभी इनके नाम से बुलाते हैं। मान लो कि ये है एक और, मुझे कहते हैं अर्थ क्रस्ट है, और यहाँ पर सिर्फ Mg और Mg है और कुछ है ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओर। बोल देंगे Mg और मतलब मैग्नीशियम और ठीक है, मैग्नीशियम और। इसी से एक टर्म और आती है, समझ दी है क्या? है यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, है ना क्या यहाँ पे देखो एक टर्म आती है जिसका नाम होता है गैंगस। ये वो होते हैं मतलब जिसके साथ में मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं, किसी भी कंपाउंड को जब हम अलग करते हैं तो उसके साथ जो मिक्सचर, जो अर्थ की इम्प्योरिटी होती हैं, अर्थ की इम्प्योरिटी होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक सॉइल हो गया, सैंड हो गया, इन सबको हम बोलते हैं गैंगस। ठीक है। अब आते हैं ज़रा, अब देखते हैं मेटल्स को हम, मतलब मेटल मिल गया, अब हम मेटल के साथ करते क्या है। मेटल तो गंदा होता है मतलब गंदी फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। देखो और कंसनट्रेटेड और को अगर हमें निकालना है, हमें और खाली ऐसे नहीं मिलती कि और मिल गई, नहीं, हमें उसके साथ ना और सारी इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं और की। ऐसा मतलब कोई एक चीज़ मिली उसके साथ, लाइक मैग्नीशियम मिला, उसके साथ ऑक्साइड हमें फ्री में मिल गई। मैग्नीशियम के साथ चुपकी हुई है ऑक्साइड, तो हमें उसे अलग करना होता है ना। तो इसमें हमारे 3 तरह के एलिमेंट मेटल्स आते हैं, सॉरी। एक आता है हाई रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाई रिएक्टिव में। ठीक है। हाई रिएक्टिव जो होता है ना, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक होती है मॉल्टन की, और फिर प्योर मेटल आ जाता है। पर इससे प्योर मेटल नहीं आता, रुको ज़रा, क्या गंदे फल रहा है इसमें। इसके बाद इनकी भी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रिफाइनिंग ऑफ मैटर। ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल करनी पड़ती है। ये सोचिए कंसनट्रेटेड और क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड और होती है मतलब जो किसी इम्प्योरिटी के साथ आती है, लाइक कुछ मिनरल्स हो सकते हैं इम्प्योरिटी, या फिर हो सकती है सॉइल हो गया, सैंड हो गई, स्टोन हो गया, इन सब में। ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करें? लो रिएक्टिव वाले मेटल से स्टार्ट करते हैं। इनकी सल्फर ओर में पाए जाते हैं, जैसे कि है ना, इन्हें रोस्टिंग करते हैं और मेटल की रिफाइनिंग करने के बाद मेटल आ जाता है प्योर। तो उससे पहले हम 2 टर्म समझ लेते हैं जिसका नाम है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये रहे। रोस्टिंग होती है जब भी हम सल्फ़र ओड को हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे सल्फ़र ऑक्साइड निकल जाती है और मेटल ऑक्साइड बच जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक ZnS को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे और बाद में हम हीट देंगे तो ZnO तो बच जाएगा, O2 निकल जाएगी। ठीक है। ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है? जब हम एयर को पास करते हैं ऑक्सीजन देकर, बहुत ही हाई हीट पर करते हैं, उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। कैल्सिनेशन, जब हम कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, है ना, तो CO2 रिलीज होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, कभी कभी ना लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो आप। ठीक है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लिमिटेड ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये दे रखा ZnCO2 इसका एग्जांपल। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को। अब जैसे कि इसमें क्या करते हैं, लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। मेटल लो रिएक्टिव, एक्टिव रिएक्टिव जो भी लिखना है। हमें रिएक्टिविटीज़ सीरीज़ में सबसे नीचे आते हैं, वो मेटल्स की बात करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे हम उन्हीं की बात कर लेना। तो बात करते हैं लो मेटल्स की।
छोड़ो जल्दी, एक मिनट को मेन मुद्दे पे आते हैं। मेटल ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस करना होता है मेटल बाय हीटिंग करते हैं हम, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर HgS प्लस O2, ठीक है। जब हमने इसको हीट करा, हीट का सिंबल सबको याद है, तो आएगा ओहो 2HgO प्लस SO2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ गया? ऑफकोर्स आ गया होगा। ये हो गया। एक और लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ मैं आपको। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन के साथ पहले सबको रिएक्ट कराते हैं। जब इसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या करते हैं, उसके बाद हम हीट करते हैं, जिसके साथ क्या करते हैं, हीट करने के बाद हमारे जो सल्फ़र होता है वो साथ में निकल जाता है, सल्फ़र ऑक्साइड बन के निकल जाता है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ गैस। ओके, अब नेक्स्ट इज HgO। जब इसको हीट देते हैं तो इसमें ना ऑक्सीजन निकलती है, इसमें ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, याद रखिए इसमें ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें कुछ मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। अब बात करते हैं मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स की। मिडल रिएक्टिव दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्बन, ठीक है, कार्बोनेट ओर्स के अंदर, एक होते हैं सल्फेट ओर के अंदर। अगर हम कार्बोनेट ओर की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है, और सल्फेट ओर में रोस्टिंग होती है। उसके बाद वो एक कहते हैं रिड्यूसिंग ऑफ मेटल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, ओके, चलो। फॉर्म आई विल मेक अ बॉक्स कॉपी, लेट, लिख दूँ मैं मिडल, मिडल, ओहो, मिडल एलिमेंट्स की बात करते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ले लिया क्या कहते हैं, चलो हमने रोस्टिंग करी, ठीक है, रोस्टिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर कैल्सिनेशन का ले लेंगे। ZnS प्लस O2, इन्हें कराया, पहले जुड़ाया, फिर इन पे हीट लगाई, हमने क्या कर दी, रोस्टिंग कर दी। ZnO O2, CO2, सॉरी O2 नहीं, CO2, ठीक है। ये क्या था, ये था रोस्टिंग का एग्जांपल। आप समझ लेते हैं कैल्सिनेशन का। लिख दो इसका आगे रोस्टिंग, रोस्टिंग लिखने में मेरी मेहनत लगी है, मैं क्यों लिखूँ, रोस्टिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आते हैं कैल्सिनेशन के ऊपर। इसमें क्या होता है ना, हमने ये लिया ZnCO3। कैल्सिनेशन की डेफिनेशन सबको तो याद होगी, एब्सेंस ऑफ या फिर लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन में जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तब, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें तो आपको लेक्चर के साथ ही याद हो जानी चाहिए, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं क्या होता है, ZnO प्लस CO2 गैस निकलती है। ज़्यादा सेम नहीं हो गया, है ना वो, हाँ, इसके मिलने के बाद अब आता है रिडक्शन ऑफ मेटल। अब करते हैं मेटल का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल। मेटल का रिडक्शन क्या करते हैं, किसके साथ, एजेंट के साथ, किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। लाइक मैंने लिया ZnO प्लस C और मैंने इसे हीट कर लिया, तो क्या आ जाएगा, Zn प्लस CO2 निकल जाएगा, CO2 रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने एक ऐसा मेटल लिया जो कि जिंक में से ऑक्सीजन को निकाल सके, तो हमने क्या कराया, रिड्यूशन मतलब रिडक्शन कराया, ठीक है। इसमें जो हमने रिडक्शन कराया। कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम मेटल को डिस्प्लेस करा देते हैं, क्या कराते हैं, मेटल को डिस्प्लेस करा देते हैं, कि रिडक्शन नहीं, मेटल को डिस्प्लेस करा दो, आसान है। लाइक Fe2O3 लिया हमने, इसको जो हमने एल्युमिनियम के साथ कराया रिएक्ट, तो हमने Fe प्लस
Al2O3 और साथ में क्या निकलते हैं, हीट निकलती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने एक Fe को अलग कर लिया। हमें मेनली किसे अलग करना था, मेन हमें तो Fe को ही अलग करना था ना, तो हमने क्या करा, अपने Fe को अलग कर लिया। ठीक है, सॉरी, Fe को हमने अलग कर लिया। ये क्या कहते हैं, जब हम कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, उन दोनों में काम आता है। दोनों में बाद में O बच जाता है ना, देखो यहाँ पर है ना, तो दोनों में काम आता है रेडिएशन करने वाला। ठीक है, दोनों में हम करते हैं। इस तरह कैल्सिनेशन लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। कैल्सिनेशन, कई बच्चे ने कैल्सिनेशन की स्पेलिंग गलत लिख के आया, तो याद कर लेना। ठीक है, कैल्सिनेशन की स्पेलिंग हो सकता है मैंने भी गलत लिख दी। देखो कहाँ गई कैल्सिनेशन यार, ये कैल्सिनेशन कहाँ चल गया। CALCINATION सही लिखी है मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने ये सब समझ लिया। एक मिनट हो जाए, सबको रेस करो यार, बहुत देर हो गई। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने लो रिएक्टिव कर लिया, मिड रिएक्टिव कर लिया। आते हैं, अभी आप कहोगे कि आपने तो कहा था रिफाइनिंग होती है सब में, आपने रिफाइनिंग तो कराई नहीं। सबकी रिफाइनिंग सेम तरीके से होती है, तो रिफाइनिंग एक साथ ही करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आते हैं बहुत ही हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट करते हैं। इसके लिए ना एक चीज़ कही जाती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मोल्टन स्टेट में कही जाती है ये, है ना, ओट्स के। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ मेरे को ज़रा। इसका एक डायग्राम है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा डायग्राम है। ठीक है, जो कि है भैया, ये लिया हमने। ठीक है, एक मिनट रुको ज़रा, मैंने इसको बीच से डिवाइड कर दिया। डिवाइड नहीं करा, तो ऐसे मान लो कि मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर लिया एक, इसे एरो मत समझना तुम बच्चों, इसे एरो मत समझना, कभी एरो समझने बैठ गया तो मैं। अभी रुको ज़रा, थोड़ा मोटा बना देते हैं। ये क्या है, ये एनोड एंड कैथोड। क्या है ये, एनोड एंड कैथोड। इसे भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ऐसे ही कनेक्टेड। ठीक है, बैटरी के साथ, है ना। एक तरफ क्या है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। अब मैं लिखूँगी क्या, एनोड और कैथोड क्या होते हैं। ये जो हमारा करते हैं ना हाई रिएक्टिव, सोडियम में कर रहे हैं, मान लो हम सोडियम में कर रहे हैं। ठीक है, हमने मोल्टन स्टेट में, लिख तो दूँ मैं, हमने मोल्टन स्टेट में मोल्टन स्टेट में क्या लिया है, NaCl लिया है, NaCl लिया है मान लो। ठीक है, इसे बॉक्स के अंदर कैद कर देते हैं बस। मेरे साथ कैसे क्यों होता है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में हमने क्या लिया, NaCl लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये मैं लिख दे रहा अनॉट, कनॉट तो लिखना भूल ही जाता हूँ मैं हर बार यार। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पर अनॉट होगी एज़ यूजुअली, एंड यहाँ पर कैथोड होगी एज़ यूजुअली। ये अच्छे याद है, देखिए कैथोड। तब हमने जब ये करा तो हमने इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर, पॉजिटिव चार्ज एनोड पे। तो NaCl टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl का रिश्ता टूट जाएगा। NaCl से नाराज़ हो जाएगा और Cl Na से नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बंदे बंदे टूट जाएंगे। हमने लिया Cl2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो हमें Cl2 भी मिल गया और हमें Na भी मिल गया, Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव मैंने लिखा नहीं, रुको लिख देता हूँ। तो Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। इसकी एक परत आ जाएगी इसके ऊपर। ये T में समझने लग गया ना महाराजाओं के पुरुषों, ये पॉजिटिव का साइन है। लिख देता हूँ एक और बार मैं, पॉजिटिव का साइन है ये। ठीक है, माइनस लिख दिया यहाँ पे, Cl2 माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये चिपक जाएगा, यहाँ पर ये। इससे हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी रेडिएशन।
अब बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की रिफाइनिंग करना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इससे समझा दूंगा सारी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन, ठीक है। एक टैंक के ले लिया हमने, ठीक है। एक तरफ अनॉड लगा दी, एक तरफ कटौर लगा दी, ठीक है। कैथोड माइनस अनॉड पॉजिटिव, ये तो पता है। ऊपर बैटरी लगा दी। फिर हमने इसके अंदर रख दिया क्या बताया ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है ना, कॉपर क्या हमारे प्लस है, ठीक है। कॉपर क्या हमारे प्लस है। जब भी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर की जो सारी इम्प्योरिटी हो जाएगी। देखो ये हमारा अनॉड पे हमने एक पतली सी स्ट्रिप लगा दी है, यहाँ पे लिखा भी होगा आई थिंक, इम्प्योर कॉपर। अनॉड के ऊपर मैं लगा देता हूँ, इससे बना देता हूँ। अनॉड ये जो है हमारा, अनॉड के ऊपर मैंने लगा दी एक इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप लगा दी एक अनॉड के ऊपर इम्प्योर कॉपर की। तो ये इम्प्योर कॉपर जो है ना वो प्लस है, तो कॉपर किधर भागेगा, कॉपर पॉजिटिव के पास भागेगा, मतलब कॉपर नेगेटिव के पास भागेगा, सॉरी सी नेगेटिव के पास, ठीक है ना। नेगेटिव के पास भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट होता है ना, इस पर हमने भागा तो इसके ऊपर चिपक जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारा सी हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, हमारा कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। और इसी पूरे सब हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और जो नीचे इम्प्योरिटी बच जाती है इन्हें बोलते हैं अनॉड मड। तो फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि एनोड मड क्या होता है। एनोड मड वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि सॉल्यूबल नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। माय नेम इज़ रेहान, योर ब्रदर, योर छोटा ब्रदर, योर बिग ब्रदर। जो आपको समझना है वो समझ सकते हो, या फिर आपका दोस्त या मेंटर। इसी के साथ आज का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता हूँ, फालतू क्वेश्चन देना मेरी आदत में है नहीं, ठीक है। तो ज़रा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आपको मेरी लिखी हुई पीडीएफ चाहिए वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वैसे आपको मैं सब कुछ जो है, मतलब कि जो मैंने अपने हाथों से लिखा है वो सब तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, ठीक है। पर मैंने वो सब आपको टेक्स्ट में भी लिख रखा है। अगर आपको टेक्स्ट वाली पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप इनका मज़ा उठाइए, डाउनलोड कीजिए नोट्स को। मैं रोज़ पीडीएफ बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं हर अपनी एक वीडियो के नीचे नोट्स देता हूँ, आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।